दोस्तों मैंने आपको बड़ी बार बताया है कि जब गृहिणी होती है, जब व्यक्ति गृहिणी से पीड़ित होता है, तो अगर उस गृहिणी में मन का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, माइंड का। हालांकि गृहिणी एक कर्मज डिजीज है और कर्म डिजीज मन के साथ ही जुड़े होते हैं। कर्म मीन्स कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसा निदान, कोई ऐसा पथ्य पथ्य, कोई ऐसा थिंकिंग पैटर्न आप लगातार कर रहे हो पिछले कई जन्मों से। वो जो पैटर्न है, वो थिंकिंग पैटर्न है, वो अभी आपके गट के फ्लोरा को डिस्टर्ब करने लग पड़ा है, आपके गट को डिस्टर्ब कर रहा है। और अब वो थॉट पैटर्न, अब वो जो कर्म जो पहले थॉट था, फिर धीरे धीरे वो फिजिकल फॉर्म में आया, क्योंकि हर थॉट फिजिकल फॉर्म में आज नहीं तो कल अपीयर हो ही जाते हैं। तो वो जो एक फिक्स्ड पैटर्न था, वो अब आपके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। तो अब आपके चाहने ना चाहने से वो रुकने वाला नहीं है, और वो कंटिन्यूसली आपके जो गट को डिस्टर्ब कर रहा है, गट के फ्लोरा को डिस्टर्ब कर रहा है, वहाँ पे जो स्रोत हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है, उनको बंद कर रहा है। डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सही से नहीं बन पा रहे हैं। आप कभी खाना कम खा रहे हो, कभी ज़्यादा खा रहे हो। यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसलिए गृहिणी को महागद भी बोला गया है, बहुत बड़ी व्याधि है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस डिजीज का सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ जाना। आप देखना कभी गृहिणी वाले पेशेंट्स की गौर से उनको ऑब्जर्व करना। अगर आपके आसपास कोई, आपके परिवार में कोई है, या आप किसी ऐसे पेशेंट को फॉलो कर रहे हो जो कि आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको उसकी डेली हैबिट्स देखने का मौका मिलता है, तो आप देखना ऐसे लोग ना, पूरे दिन उनको ऑब्जर्व करना, ये गलतियां करते ही रहते हैं। कभी बहुत ज़्यादा खा लेंगे, कभी कम खाएंगे, खाने के बाद गिल्ट फीलिंग में आ जाएंगे, पचेगा कि नहीं पचेगा। कभी बहुत नबातुला खाएंगे, खाने के बाद खुश नहीं होंगे, खाना भी नहीं पचा तो भी खा लेंगे, है ना। मतलब ऐसी अनगिनत हैबिट्स आप इनमें देखोगे, जो कि एक सामान्य व्यक्ति जिसकी गृहिणी अच्छी है उसमें नहीं देख पाओगे। थोड़ा सा अटपटा लगेगा। कुछ पेशेंट्स स्टेल फूड खाना पसंद करते हैं, है ना। और कुछ पेशेंट्स को आदत होती है इनकम्पैटिबल फूड खाने की, है ना। कि जैसे उष्ण वीर्य और शीत वीर्य दोनों इकट्ठा खा लेना। कोई ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो कि सामान्य व्यक्ति भी कहेगा कि यार ये दोनों इकट्ठे खाने सही नहीं है, लेकिन वो पेशेंट खाएगा, है ना। विषमाशन करेगा। अब आप मज्जाशय के लक्षण देखो, मज्जाशय स्रोतोजन्य दृष्टि विकार के कारण देखो, तो उसमें एक कारण आता है कि पेशेंट जो है वो पथ्य और पथ्य इकट्ठा खाता है। ऐसे व्यक्ति को मज्जाशय होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्ते पत्ते खाओगे फिर आपको मज्जाशय होगा। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति में नॉर्मल प्रज्ञा नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको नहीं पता चलेगा। वो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग काम करेगा, और उसके इमोशंस भी सही नहीं है। तो मतलब एक विजडम, एक डायरेक्शन जो होनी चाहिए, वो ये पेशेंट खो देते हैं, इसलिए गृहिणी से पीड़ित होते हैं। और इसीलिए मॉडर्न में तो गृहिणी ठीक करना इम्पॉसिबल है ना। आयुर्वेद में आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी पेशेंट्स आपके जूझते हैं।
जो वैद्य इन चीज़ों को समझते हैं वो तो मैनेज कर लेते हैं पेशेंट्स को, लेकिन अदरवाइज रिलैप्सेस इन केसेस में आपको देखने को मिलता है। अब यही मज्जाशय जब इतना हो जाए, इतना क्रॉनिसिटी डेवलप हो जाए, मन का इतना इन्वॉल्व हो जाए, धातुएं जो है वो क्षीण अवस्था में चले जाए, है ना। मैंने आपको बताया था कि गृहिणी जब आ, बहुत प्रगाढ़ अवस्था में चली जाए तो क्षय करती है। तो नॉर्थ इंडियन वैद्यों ने देखा कि इस अवस्था की जो गृहिणी में जो क्षय हो रहा है, खासकर वात कफ जन्य गृहिणी या वात कफ जन्य प्रकृति का पेशेंट, उसको अगर गृहिणी होती है और वो क्षय में जाता है। अब इस चीज को ध्यान में रखना, जब मैंने आपको वात कफ बोला है, इसी से इंडिकेशन चलेगी आपकी कि पंचामृत पर पट्टी हमें कहाँ देनी। तो वात कफ गृहिणी वाले पेशेंट, वात कफ प्रकृति वाले पेशेंट जब गृहिणी से अत्यंत पीड़ित रहते हैं, अवसाद उनको होता है, मेंटल डिप्रेशन उनको होता है ना। और जब ये पेशेंट क्षय में जाते हैं, तब हमारे आचार्यों ने देखा कि क्या कौन सी ऐसी औषध है कि बाकी कल्पनाएं तो हम यूज करके देख ली, हमने चूर्ण कल्पना देख ली, हमने कषाय कल्पना यूज करके देख ली, लेकिन कुछ एक चीज लैगिंग बिहाइंड कर रही है। तो कुछ वैद्यों ने मकरध्वजम, सिद्ध मकरध्वजम देने की कोशिश की। सिद्ध मकरध्वजम काम अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अग्नि इतनी नहीं बढ़ा पा रहा था। आल्दो सिद्ध मकरध्वजम अग्नि बढ़ाता है, लेकिन यहाँ इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई थी कि कफ का भी आवरण आ चुका था, है ना। गट में कफ का आवरण आ चुका है और स्रोतोवरोध, क्रॉनिक स्रोतोवरोध हो चुका है। अब इतना क्रॉनिक स्रोतोवरोध होने की वजह से जो रस है वो बिल्कुल क्षीण हो चुका है। मतलब हमारे इंटेस्टाइन से जो लिम्फेटिक जो अब्जॉर्प्शन होती है, न्यूट्रिशन की जो अब्जॉर्प्शन होती है विल्लाई के द्वारा, विल्लाई जो होते हैं जिनके थ्रू न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन होती है, वो बिल्कुल क्लॉग्ड हो चुके से कफ की वजह से। तो रिसर्च की गई और एक्सपेरिमेंट किए गए, तो उन्होंने पाया कि हाँ, एक चीज़ से तो समझ आ रहा है कि हमें कोई ऐसी तीक्ष्ण औषध चाहिए जो कि स्रोतों को खोले, गृहिणी के स्रोतों को खोले, ऑन द अदर हैंड न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे। और न्यूट्रिशन काष्ठ औषधियों वाली न्यूट्रिशन से बात नहीं बनेगी, हमें कुछ मेटल कंपोजिशन चाहिए सो दैट कि इंस्टेंट पेशेंट को ये जीवन दे, इंस्टेंट, थोड़े ही दिनों में पेशेंट को ये जीवन दे। क्योंकि पेशेंट की अग्नि इतनी कम हो चुकी है कि वो ना तो चूर्ण ले पा रहा है, ना चूर्ण से बात बन रही है, ना घृत कल्पना से बात बन रही है, ना कषाय कल्पना से बात बन रही है। क्रॉनिसिटी डेवलप हो चुकी है और पेशेंट क्षय में चले जा रहा है। तो क्षय उनके माइंड में एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया कि क्षय को कैसे ठीक करें ऐसे पेशेंट्स की। क्योंकि क्षय को ठीक करने के लिए जैसे ही ब्रह्मनियम औषध देते थे वो, तो कफ और बढ़ जाता था, स्रोत स्रोत जो थे वो और क्लॉग्ड हो जाते थे। तो उनके उनके एक बहुत ही एक अपोजिट डायरेक्शन में चीज बन गई कि जैसे ही वो ऐसे पेशेंट्स को ब्रह्मनम चिकित्सा करते, तो क्या होता कि कफ बढ़ जाता, कफ बढ़ जाता तो स्रोत और क्लॉग्ड हो जाते, उल्टा और क्षय होता, है ना। और अगर वो दीपन पाचन करते, तो क्योंकि ऑलरेडी जो है पेशेंट क्रॉनिक क्षय से चल रहा है, तो कफ और क्षीण हो जाता। अब सिचुएशन ये बन गई कि अब इतने भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते थे कि आप पहले आप बोलोगे कि सर हम पहले इसको रूक्षण चिकित्सा करते हैं, फिर घृत कल्पना करते हैं, फिर दीपन पाचन होगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि गृहिणी वाला पेशेंट के अगर थ्रू कफ क्षयन जा रहा है, तो आपको
क्योंकि और किसी डिजीज में अगर ये चीज हो, अरजक्षमा में हो या किसी और कारण के थ्रू क्षय हो रहा हो, तो आप थोड़ा सा ये चूर्ण कल्पना वगैरह दे के दीपन पाचन करके, या अक्यूट, थोड़ा सा अक्यूट या सब अक्यूट हो, तो आप ये चीजें दे के उसको फिर घृत कल्पना डाल सकते हो। लेकिन बात यहाँ गृहिणी की ही हो रही है, डायरेक्ट गृहिणी ही इन्वॉल्व है। तो इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप पेशेंट को पहले दीपन पाचन करो, फिर उसका वो करो, उसके बाद आप उसका ब्रह्मणम चिकित्सा करो। तो बड़ी रिसर्च हुई और फिर एक कंपोजिशन बनाई गई। आचार्य ये बात समझ गए कि हमें तीक्ष्ण चीज की जरूरत है, जो रसायन भी हो और इमिडिएटली पास ऑन हो। तो मैंने आपको बताया था कि हम ऑन्कोलॉजी में एक ड्रग बड़ा यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड रस सिंदूरम। अब रस सिंदूरम की ये प्रॉपर्टी है, ये इमीडिएटली इंटर करता है, कैटलिस्ट का काम तो करता करता है, लेकिन इमीडिएटली इंटर करता है, स्रोतों में एंट्री मारता है और एक प्राण देता है ना। इसलिए जब ट्यूमर साइज कम नहीं हो रहा होता है तो हम रस सिंदूर के साथ मेडिसिन डालते हैं, क्योंकि ट्यूमर में भी तो कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है बड़ा। तो इमीडिएटली ये बाकी मेडिसिन को लेके चलते हैं। तो फर्स्ट ड्रग उन्होंने डाली। अब मैं यहाँ पे जो रेफरेंस ले ले रहा हूँ वो श्री दूध पापेश्वर कंपनी का ले रहा हूँ, एसडीएल का। अलग अलग कंपनियां अलग अलग बनाती हैं, योग रत्नाकर का ये बनाते हैं, लेकिन स्टिल भी इन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। तो रेफरेंस कंपनी जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो रस सिंदूर डाला गया, एक पार्ट। अब लो की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत थी। लो अगर आप देखो तो एक तो एच बी इम्प्रूव करता है, ये तो बड़ा सिंपल सा बेसिक सा आपको एक्सप्लेनेशन है, लेकिन पांडु रोग की बेस्ट मेडिसिन। अब कफ में यहाँ पे कफज ग्रहणी में एक टाइप का पांडु भी हो ही रहा है, धातुएं क्षीण हो रही हैं कफ की वजह से। आप एक इमेजिन कर सकते हो ऐसा पेशेंट जो कि दिखने में तो आपको मोटा सा लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खत्म हो रहा है। दिखने में आपको लग रहा है कि इसका वेट तो ठीक है, लेकिन आपका फेस देख के आप उसको देखोगे कि बिल्कुल क्षीणता है, पांडुता है, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अंदर से ड्रेन आउट हो गया। तो तीक्ष्ण लो डालेगी, लो भी नॉर्मल नहीं, तीक्ष्ण लो, ताकि हमें न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करनी है, लेकिन ऐसी तरीके से प्रोवाइड करनी है कि जो स्रोत जो क्लॉग्ड हो चुका है ना, उसको चीरते हुए अंदर जाए। ऐसी मेडिसिन जो क्लॉग्ड स्रोतों को चीरते हुए अंदर जाए, आग्नेय हो, ताकि स्रोत भी खुल जाए और पेशेंट को तुरंत इमीडिएटली नरिशमेंट मिले। तो तीक्ष्ण लो डाली गई एक पार्ट। अब क्योंकि कफ का तो क्षय करना है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन में जो कफ जमा पड़ा है, जो कफ जो क्लॉग्ड हो चुका है, जमा पड़ा है ऊपर म्यूकस, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है जो अब्जॉर्ब नहीं हो रही, विलाई के थ्रू अंदर नहीं जा रही, उसको काटना है, शरण करना है उसको। तो शरण करने के लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी है, कौन सी भस्म सबसे बेस्ट है? दैट इज ताम्र भस्म। हम फैटी लिवर में भी देते हैं ना, फैटी लिवर में देते हैं जब फैट ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर में, आरोग्य वर्धनी में भी पड़ी हुई है। तो ताम्र भस्म एक पार्ट डाली गई। अब मैंने आपको बताया था कि अभ्रक भस्म जो है वो मसल्स को पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन के लिए बड़ा एक अच्छी भस्म है, स्ट्रेंथन करती है, मसल मास को स्ट्रेंथन करती है। दूसरा एचबीपी को भी बड़ा अ, अच्छे से बैलेंस करती है, इंक्रीज करती है। तो अभ्रक भस्म डाल दी गई 1 पार्ट, है ना। अब ये कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं बनेगी, है इनको 100 टाइम ट्रायल किया गया, 1000 टाइम ट्रायल किया गया पेशेंट्स को देख के,
ऐसे नहीं जी कि एक वैद्य आया और उसने ऐसे चुन चुन के ये ड्रग्स डाल दी, ऐसे नहीं। ये टाइम टेस्टेड ड्रग्स हैं और मल्टीपल ट्रायल्स इनकी हुई हैं उस समय में। अभ्रक बसम एक पार्ट डाल दी गई। अब मैंने आपको बताया था कि अब याद करिए सिद्ध मकरध्वज में गंधक का बहुत पार्ट डालता है। कोटाकल तो गंधक जो डालती है वो सबसे ज़्यादा डालती है, 365 ग्राम के करीब आई थिंक, सबसे ज़्यादा उस कंपनी की डाल, तभी उसका बहुत बिकता है ये, और इमीडिएटली रिजल्ट देता है आपको। गंधक जो है वो क्षय रोग की, खासकर शुक्र से यहाँ पे हो रहा हो, उसकी बेस्ट मेडिसिन है। और गंधक वैसे भी रसायन है। गंधक मतलब कैटलिस्ट का काम तो करता है, ये तो बेसिक इसका बात होगी, लेकिन इमीडिएटली शुक्र को भी इंक्रीज करता है। और शुक्र को इंक्रीज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब क्षय रोग हो रहा हो तो यू कैनॉट इग्नोर द शुक्र, है ना, आपको शुक्र पे तो काम करना ही पड़ेगा। गृहिणी पे भी काम कर रही है, तो एक टाइप का ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाती है ये गृहिणी रोगों के लिए, खासकर वात कफ, कफ वात जन्य प्रकृति के लिए। तो देखिए कितनी ब्यूटी है इस पूरे कंटेंट्स में। इसलिए इसको पंच अमृत बोला गया है, पांच अमृत, है ना। जब कोई नियर टू डेथ हो तो अमृत पिलाते हैं ना उसको। अमृत से व्यक्ति नया हो जाता है, जीवन आ जाता है। इसलिए विशेष रत्नावली एक इम्पोर्टेंट श्लोक लिखते हैं यहाँ पे, बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है। वो लिखते हैं इस पूरे कल्प की प्रशंसा करते हुए, वो लिखते हैं, पुनरपि नवगम रोगी देहम करोति। पुनः जीवित कर देता है, पुनः नया शरीर कर देता है। ये कल्प रोगी का पुनः नया शरीर कर देता है। अब पुनः शरीर किसका नया किया जाएगा? जिसका शरीर पुराना हो चुका है, जिसका शरीर गृहिणी की वजह से जर्जर हो गया। ऐसे तो नहीं करेंगे ना हम। जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसको क्षय नहीं हुआ, उसको क्या जरूरत है नया शरीर करने की? तो नया शरीर उसी का किया जाएगा जो उसका शरीर क्षय में चला गया, पुराना हो गया, जर्जर अवस्था में चला गया, व्यथित हो गया, बूढ़ा हो गया, उसी को नया करेंगे ना। इसलिए इसका नाम पंचामृत परपटी डाला गया है। इतनी वंडरफुल मेडिसिन है, और ये हमेशा इग्नोर्ड मेडिसिन रही है नॉर्थ इंडियन प्रैक्टिस में। इवन कि नॉर्थ इंडिया में इसको यूज़ करते हैं, साउथ इंडिया वाले तो करते नहीं है। लेकिन स्टिल इतनी इग्नोर्ड मेडिसिन रही है गृहिणी विकारों में कि एक टाइप की विलुप्त हो गई है मेडिसिन। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती कि देना कहाँ है एग्जैक्टली। तो आज के बाद ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। पहली इंडिकेशन, पेशेंट शुड बी वात कफ, कफ वात प्रधान प्रकृति। पित्त वाले में नहीं देनी है आपने, प्योर वातज वाले में भी नहीं देनी। सो वात कफ, कफ कफ का जहाँ इन्वॉल्वमेंट हो वहां पे आपको देनी है। बिल्कुल क्षय अवस्था में चला गया पेशेंट, इतना क्रॉनिक चला गया है, अब उसको कुछ और भी लक्षण हो रहे हैं जिसको ये पंचामृत परपटी रिमूव करेगी। वो क्या लक्षण हो रहे हैं उसको? गृहिणी तो हो गया, गृहिणी से तो बात स्टार्ट हुई है, तो इंडिकेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गृहिणी हो गया उसको। यक्ष्मा, यक्ष्मा क्षय के साथ ही इसको कोरिलेट कर सकते हो, जो क्षय गृहिणी के साथ जुड़ा हुआ है। अतिसार, अतिसार तो होगा ही, उसको क्रॉनिक अतिसार हो रहा है। कफज अतिसार में भी आप दे सकते हो। कोई कफज अतिसार अगर बहुत क्रॉनिक हो गया तो लेटर ऑन इसमें कन्वर्ट होगा ही होगा गृहिणी में। ज्वर, अगर ज्वर भी थोड़ा बहुत पेशेंट किसके साथ चल रहा है कफ का, तो भी ये बेस्ट मेडिसिन रहेगी। लेकिन अकेले ज्वर में काम नहीं करेगी। अकेले ज्वर में काम, अगर ज्वर इस गृहिणी के साथ एसोसिएटेड है, ये लक्षण अभी आपके सामने चल रहे हैं ना, जो ये गृहिणी के ही उपद्रव है, ये कोई अलग से डिजीज नहीं है कि आप कहोगे कि सर मैं इसको अतिसार में दे सकती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। जो इसी के साथ सिस्टर डिजीज जो चल रही है, इसको बोलते हैं सिस्टर डिजीज। तो ज्वर भी अगर साथ है ना। पांडु, मैंने आपको बताया पांडु भी होगा इसमें। गर्विश,
अब गर्विश यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आचार्य गर्विश की क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आचार्य गर्विश का एक अनुपान बताएंगे। अब देखो, अगर किसी को क्रॉनिक ग्रहणी हो रही है, क्रॉनिक नहीं ठीक हो रही है, तो एक डाउट आता है कि इसको कोई चीज़ इसने ऐसे खा ली है जो कि इसके इंटेस्टाइन्स में जाके बैठ गई है, इसके स्रोतों पे जाके बैठ गई है, जो कि अभी, या इसको कोई ऐसा विष दे दिया गया है जो कि अभी नहीं रिमूव हो रहा बाहर। आपने सारा कुछ ट्राई करके देख लिया, आपने मेंटल लेवल पे भी उसको करके देख लिया सारा कुछ, लेकिन ऐसा ज्यूम हो रहा है कि कोई ऐसा विष है जो कि जैसे ही उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलता है वो एक्टिवेट हो जाता है और अग्नि अग्नि को मंद कर देता है। तो गर्भ विष विचारण ने इसलिए बोला है। आप, अगर आपने उधर रोग पड़ा होगा तो दूषी विष को हम दूषी विष से भी उधर रोग होता है ना। तो गर्भ विष, दूषी विष, ये ना अग्नि को मंद करते हैं। वैसे भी आपको मैं एक बात बता देता हूँ, एक चीज, जो लोग ग्रह बाधा क्रिएट करते हैं, जो विकट सोल्स होती हैं, जो कि अ, ग्रह बाधा किसी को क्योंकि बैड स्पिरिट्स, है ना, आयुर्वेद में ग्रह बाधा ही बोला गया है इसको, भूत पिशाच, जो लोग इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं ना, किसी का बुरा करते हैं, बैड स्पिरिट्स लगा देते हैं पीछे, जो ग्रह बाधा क्रिएट करती है, सबसे पहला साइन यही होता है कि वो मंदाग्नि करते हैं। हमेशा याद रखना, पेट ही सबसे पहले पकड़ा जाता है किसी का। अगर जो लोकल लैंग्वेज में आप ब्लैक मैजिक या कुछ भी कह लो, जो लोग इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं वो सबसे पहले अग्नि पे ही टारगेट करते हैं। ऐसी जो बैड स्पिरिट्स होती हैं वो अग्नि को ही नीचे करती हैं पहले, पेट को ही पकड़ा जाता है हमेशा, क्योंकि पेट हेडक्वार्टर है, पेट ही मेन चीज है और सबसे डेलिकेट चीज भी है अग्नि, क्योंकि अग्नि को हमें रोज नित्य उसको बना के चलना पड़ता है। और आयुर्वेद में बोला गया कि अग्नि अगर आपकी सही है तो आप स्वस्थ हो, अग्नि डिस्टर्ब हुई तो रोगी हो गए, अग्नि बुझ गई तो आप मर गए। तो ये जो बैड स्पिरिट्स होती हैं हमेशा पेट पे टारगेट करती हैं। तो गर्भ विष, दूषी विष, दूषी विष के बारे में बोला गया है कि वो आ, संधिपात उधर करता है ना। मैंने कई केस ऐसे ऐसे देखे हैं जिनमें उनके बर्थ चार्ट से पता चल जाता है, बर्थ चार्ट से भी मैंने ये चीज़ें देखी गई हैं कि कुछ ऐसी चीज़ खिला दी गई है उनको जो दूषी विष। अब आयुर्वेद ये तो नहीं बोलेगा कि आपको जादू टोना कर दिया, आपको कुछ खिला दिया। तो हमारे चारों ना कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए, जैसे दूषी विष, गर्भ विष, ऐसे वर्ड उन्होंने यूज़ किए, उनको थोड़ा सा प्रोफेशनल उनको लगना था। तो मैंने ऐसे कई केस देखे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में तो इंसिडेंट बता दिए जाते हैं ना कि आपको इसके द्वारा आपको हार्म पहुंचाया गया है। तो मैंने कई केस ऐसे देखे हैं जिनमें ये दगर विष, दूषी विष खिलाया गया और उसके बाद जलोदर हो गया, उसके बाद लिवर फेलियर हो गया, उसके बाद किडनी फेलियर हो गया, दकोदर में पेशेंट आ गया। तो वो चीज़ें दिखती हैं, वो ऐसी नहीं लिखी गई कि सही था, वो दिखती हैं। दिखती तब है व्हेन यू गो मोर डीपर, और डीप जाते हो। तो गर्भ विष भी अगर आपको लगता है कि हो गया है, इसको खिला दिया गया है, तो भी ये इतनी बेस्ट मेडिसिन है कि ये उसको भी बाहर फ्लश आउट कर देगी। लेकिन उसको बाहर फ्लश आउट करने के लिए आपको, अगर है, तो आपको इसको स्पेशल अनुपान के साथ देना पड़ेगा, जो कि स्पेशली मेंशन्ड है कि आपको, अगर आपको लगता है कि कुछ बैड चीज़ खिलाई गई है पेशेंट की, या खा ली है उसने खुद भी अज्ञानवश, उसकी वजह से हो रहा है, तो जीरक के अनुपान के साथ आपको देना है। जीरक अनुपान, ठीक है। अमल पित्त, अमल पित्त का मतलब यहाँ पे पित्त या अमल पित्त मत समझिए, कफज वाला। अगर इसी के साथ हो रहा है, गृहिणी के साथ ही हो रहा है ना, तो फिर गुदज रोग। अब गुदज रोग भी आप ऐसा मान के चलिए कि जब एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन होती है गुद मार्ग से, तो कई बार गुदा वहाँ से स्वलन अप हो जाती है, गुद पाक भी हो जाता है, लेकिन कफज वाला, तो भी आप वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देख मिलेगा।
शुता मंद्या मतलब अग्नि, भूख बिल्कुल कम। विशेष रत्नावली कुछ एडिशन और करते हैं, ये योग रत्नाकर थे। योग रत्नाकर की इंडिकेशंस थी क्योंकि दोनों ने बनाया है ये योग। योग रत्नाकर क्योंकि रस सिंदूर डालते हैं तो उनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल योग ज़्यादा दिखता है। विशेष रत्नावली, योग रत्नाकर, विशेष रत्नावली रस सिंदूर नहीं डालते। तो विशेष रत्नावली जो हमारे आचार्य हैं वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें और वो ऐड करते हैं इंडिकेशन में। वो वो कहते हैं कि छर्दी, मैं आपको बताऊं, अगर किसी को कफज ग्रहणी वाले को छर्दी नहीं जा रही हो, वॉमिटिंग नहीं रुक रही हो उसकी, वात कफज ग्रहणी वाली लॉन्ग स्टैंडिंग, तो ये मेडिसिन इतना अच्छा रिजल्ट देती है कि आप मान नहीं सकते। आपने विलवादी चूर्ण दे दिया, आपने विलवादी लेहम दे दिया, आपने लाजा मंड लाया, लाजा पे दे लिया, आपने सर कुछ ट्राई करके देख लिया, छर्दी नहीं जा रही पेशेंट की, पंचामृत परपटी वहां तक काम करती है। बाकी लगभग सेम है। एक इंडिकेशन और है, रक्त पित्त की इंडिकेशन है। अब रक्त पित्त की इंडिकेशन यहाँ पे थोड़ी सी अटपटी लगेगी आपको कि डॉक्टर साहब रक्त पित्त कहाँ से आ गया यहाँ पे, रक्त पित्त में कैसे देंगे इसको, ये तो बशज रत्ना वाली जी थोड़ी सी अलग ही बात कर रहे हैं। अलग बात नहीं कर रहे, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब आप पेशेंट को कफज ग्रहणी या वात कफज ग्रहणी हो रही है और म्यूकस भी निकल रहा है उसको, बार बार अतिसार हो रहा है, तो कई बार मैंने देखा है कि थोड़े थोड़े ना बाउट्स ऑफ ब्लड भी आता है पेशेंट को, म्यूकस इरिटेशन की वजह से। म्यूकस इरिटेशन की वजह से थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत लंबी जब ये हो जाए। और ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मैंने देखे देखी है। तो आपको लगेगा कि ये पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो गया, कि ब्लड आ रहा है, रक्त पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो गया, लेकिन रक्त पित्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे जो रक्त का जो निकल रहा है बाहर अधोमार्ग से, वो एज ए उपद्रव स्वरूप निकल रहा है। पैथोलॉजी कफजी है, लेकिन एज ए उपद्रव स्वरूप निकल रहा है। क्योंकि जैसे ही आप म्यूकस को रिमूव कर दोगे इस पंचामृत परपटी से, जो इरिटेशन हो रही थी लोकल लेवल पे जिसकी वजह से रक्त निकल रहा था वो बंद हो जाता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा ब्लड ब्लडी स्टूल आ रहा है ना, पित्त वाले में तो खुल के आएगा ना स्टूल, कफ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर म्यूकस के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है तो वो भी पंचामृत परपटी इमीडिएटली रिजल्ट देती है, विद इन 2 to 3 days आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर एक वल्ली पलित्य, वल्ली पलित्य मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्षय में ये देखने को मिलता है। यूजली हम देखते हैं कि वल्ली पलित्य पित्त की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिजीज में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन वल्ली पलित्य क्षय जब अवस्था होती है तब भी देखने को मिलता है। इसलिए आप ऐसे कई योग देखोगे जिनमें बिल्कुल भी पित्त शामक कोई भी औषध नहीं है, लेकिन वल्ली पलित्यों पे काम कर रहे हैं, जैसे कि अगस्त्य हृत की रसायन, अगस्त्य हृत की रसायन में भी वल्ली पलित्य आया है। ऐसे और भी योग है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको देखने को लगेगा कि यार ये तो कैसे दे सकते हैं इसमें, ये तो बिल्कुल उष्ण तीक्ष्ण योग है, दशमूल पड़ा हुआ है, हृत की पड़ी हुई है। लेकिन जब प्रतिछाया की वजह से आप देखना, क्रॉनिक जो एलर्जी वाले पेशेंट होते हैं उनमें ना आपको वाइट हेयर देखने को मिल जाएंगे, कफज एलर्जी वाले में। तो उनमें जो अगर वल्ली पलित्य हो रहा है तो इट मीन्स कि सिंपली आपने अगस्त्य हृत की रसायन देना है ना। तो क्षय वाली कंडीशंस में फिर नेत्र रोग की एक अगेन इंडिकेशन है जो कि थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होती, वो इसलिए है नेत्र रोग की। अब अगर आप सप्तामृत लो देखो, सप्तामृत लो में लो का इन्वॉल्वमेंट बड़ा है ना। तो यहाँ पे जो नेत्र रोग की इचारे बात कर रहे हैं वो क्षय वाले नेत्र रोग है, कि आप इतने ग्रहणी से पीड़ित हो गए, इतना क्रॉनिक ग्रहणी चल रही है कि आपकी विजन भी अभी डी होने लग पड़ी है ना। आपकी विजन भी कमजोर हो रही है, या आपको एक अभिषंद टाइप का होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि कफ इतना बढ़ गया, म्यूकोस आपकी ग्रहणी में भी आ रहा है, वहीं कफ आपके नेत्र रोगों में भी पहुंच गया है। तो
मे भी आपको आ, कफज अभिशंद भी होना स्टार्ट हो गया, तो उस कंडीशन में आपको बार बार कफज अभिशंद हो रहा है, तो उस कंडीशन में पंचामृत परपटी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन इंडिविजुअली नेत्र रोग में इसका कोई रिजल्ट नहीं है, हमारे पास और बड़ी सारी मेडिसिन है। लेकिन हाँ, गृहिणी के साथ अगर हो रहा है तो आप फिर यही दोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जब आप डिजीज़ कोई ट्रीट कर रहे हो ना, तो ये जरूर आइडेंटिफाई करें कि सोर्स ऑफ डिजीज़ क्या है। जैसे हम अंकोलॉजी में देखते हैं ना कि सोर्स ऑफ कैंसर कहाँ है, कैंसर का सोर्स कहाँ है। जैसे कि कुछ कैंसर्स जो कोलन के कैंसर होते हैं, उनका जो मेटास्टेसिस उनका एक पैटर्न होता है कि वो उसमें रेक्टम में जाएंगे, फिर यूरिनरी ब्लैडर में भी जाएंगे, फिर लिवर में मेटास्टेसिस होगी और लास्ट में रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। तो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है उसका मेटास्टेसिस रेस्पिरेटरी में हुआ है और उसको वो कफ के साथ आ रहा है, लो SpO2 आ रहा है उसका, और मैं उसको ट्रीटमेंट कर रहा हूँ सिर्फ श्वास व स्रोतों की, तो वो बात बनेगी नहीं, उसमें रिजल्ट नहीं आएगी। मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये डिजीज़ है कि ये उपद्रव है। तो जब मुझे पता चलेगा कि ये तो कोलन से स्टार्ट हुआ है, तो कोलन की चिकित्सा करने से, क्योंकि मूल पे प्रहार करने से शाखाएं अपने आप टूटती हैं। तो इसलिए हमेशा सिंगल पेशेंट, कई बार मैंने देखा है कि वो आपको एक सिंगल डिजीज़ ही बताएंगे, पूरी हिस्ट्री नहीं देंगे। उनको लगता है कि पहले ये मैं ठीक कर लूँ, बाकी डिजीज़ तो किसी और को दिखा लूँगा, उससे ठीक कर लूँगा। ऐसा नहीं करना, आपको पूरा एवेलुएट करना है पेशेंट को। और इवन फॉर खासकर फीमेल्स पेशेंट में, हर पेशेंट में मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री पूछनी है। इवन कि पेशेंट आपके पास अम्लपित्त का आ रहा है लेकिन मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री पूछनी है। तो पूरा बॉडी का असेसमेंट करना है ताकि ये पता लगाया जा सके कि रोग क्या स्वतंत्र है या परतंत्र है, इंडिविजुअली प्रेजेंट हो रहा है या बीइंग एक किसी डिजीज का उपद्रव हो रहा है। क्योंकि डिजीजेस ड्रग उसी के हिसाब से चलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगस्त्य हृदय की रसायन क्या एक फलश्रुति है, वल्ली फलित, है ना। वाइट हेयर हो रहे हैं पेशेंट को, पेशेंट आपके पास आ गया, कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ना वाइट हेयर का दिक्कत है, मुझे इसका ट्रीटमेंट दो। तो आप बिना कुछ सोचे समझे, आप बिना उसकी हिस्ट्री लिए आप उसको मेडिसिन डाल दोगे पित्त शामक वाली। लेकिन अगले फॉलो में आएगा कि वो कहेगा कि मेरी तो एलर्जी बढ़ गई बहुत ज़्यादा, मेरी तो नासें बंद होगी, मेरे तो ऑब्स्ट्रक्शंस होगी। तो आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने हिस्ट्री नहीं ली, आपने ये नहीं आइडेंटिफाई किया कि इसको एलर्जी थी, इसको DND था या कुछ भी था, उसकी वजह से इसको ब्रोंकियल अस्थमा की इसको हिस्ट्री थी। अभी बेशक वो स्टेबल है, अभी बेशक उसने स्टीरॉयड ले ली या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट से उसके लक्षण नहीं आ रहे, लेकिन वो डिजीज है तो उपद्रव स्वरूप ना। तो उसमें चलेगा अगस्त्य हृदय की रसायन, उसमें कोई और कल्पना नहीं चलेगी। पित्त शामक महातिक्त घृत नहीं दे सकते उसमें आप, महातिक्त घृत दिया तो उसको प्रतिशय बढ़ जाएगा उसका। तो इसलिए हिस्ट्री लेना और पेशेंट को ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके कुछ अनुपांश हैं और इसके कुछ लेने के इसके तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि ये ना इरिटेटेड और इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा को इमीडिएटली सेटल डाउन करता है, शांत कर देता है। लेकिन इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा पित्त की वजह से नहीं, कफ की वजह से। अगर उस इरिटेटेड म्यूकोसा को आपको शांत करना है तो ये बेस्ट मेडिसिन है। अच्छा, देखो, इसका तो एक नॉर्मल आप डोज दे सकते हो, है ना। नॉर्मल डोज अगर आपको वर्धमान, एक नॉर्मल डोज है, एक वर्धमान डोज, मतलब जैसे हम वर्धमान पिपली रसायन देते हैं, भलातक रसायन देते हैं, है ना, कि आपने एक दिन एक डोज दी, फिर अगले दिन बढ़ा के, भी तीसरे दिन और बढ़ा के, चौथे दिन और बढ़ा के, इस तरीके से उसका नाम है वर्धमान। मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने डोज देनी है ना।
तो ये थोड़ा सा लेस यूज्ड वे है, क्योंकि पुराने वैद्य करते थे इसको, मैं भी करता हूँ, कम केसेस में करता हूँ, कॉलेज के कुछ केसेस में करता हूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर तो पेशेंट आपके क्लोज फॉलोअप में है तो ही आप ट्राई करिए, या आपकी आईपीडी में है तो आप ट्राई करिए, है ना। अदरवाइज नॉर्मल डोज से मोर देन 80% ऑफ द इंडिकेशन आप सही कर सकते हो। नॉर्मल डोज इसकी 125 mg टू 250 mg बीडी है, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल डोज मैं आपको बता रहा हूँ, 125 mg से 250 mg बीडी है। और अगर आप इसको वर्धमान में लेकर जाना चाहते हो तो स्टार्ट करिए 62.5 mg से स्टार्ट करिए। आप अनुपान, जो इन सभी का अनुपान है दोनों का, बटर मिल्क, या जीरक कवाथ, या ल्यूकवार्म मिल्क के साथ, वाटर के साथ भी आप दे सकते हो। अच्छा, अगर आपने वर्धमान में देनी है ना, तो 62.5 mg से स्टार्ट करिए, फिर 125 mg पर लेके जाइए, फिर 250 mg पे लेके जाइए, फिर 375 mg पे लेके जाइए, है ना। फिर डिक्रीज कर दीजिए, ऊपर की तरफ कर दीजिए, 250 mg, 125 mg, 62.5 mg। पूरा जो टाइम बनता है वो 7 डेज का हो जाता है। विशेष रत्नावली 7 डेज के लिए बोलते हैं उसको, अगर आपने वर्धमान में देना है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर आप ये 5th डे आ गया, 6th, 7th, 7 डेज में आप ना ये कंप्लीट कर देना, जो कि विशेष रत्नावली बोलते हैं। अ, इतना इसलिए है वर्धमान कि अगर जिसकी बिल्कुल ही लो अग्नि है, बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे, कुछ और नहीं खा रहा, कुछ खाना भी नहीं खा रहा, कुछ नहीं दे रहे उसको, तो उसको टक्कर पे रख के हम देते हैं ये, इतनी सी डोज से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पहले दिन आपने 62.5 mg दिया, थोड़ी सी अग्नि अगले दिन बढ़ गई, थोड़ा सा डोज बढ़ा दिया, तीसरे दिन और अग्नि बढ़ गई, फिर थोड़ा सा और डोज बढ़ा दिया, अग्नि अच्छी होगी। अब इससे ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि हर वो मिनरल कंपोजिशन है और इसमें तीक्ष्ण उष्ण ड्रग्स पड़ी हुई हैं, तो अब इतना ज़्यादा इसको ऊपर नहीं ले सकते, तो फिर कम कर दिया, 250 mg पे आ गए, फिर 125, 62.5 mg पे आ गए। 7 दिन में पेशेंट आप एक स्टेबल कर देते हो, उसमें नया जीवन ला सकते हो, इतनी जल्दी काम करती है ये। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल डोज के साथ चलते हैं ये। अगर बहुत टर्मिनल केसेस है तो आपके पास पेशेंट है, फॉलोअप है, और जिसका पूरा खान पान का आपके कंट्रोल में है, कुछ नहीं खा रहा, सिर्फ टक्कर को, क्योंकि ओल्ड क्लासिकल टेक्स्ट कहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को सिर्फ टक्कर पे रखना है। जहाँ पे आपको वर्धमान देना है ना, तो टक्कर ही देनी है पूरा दिन उसको, और कुछ नहीं देना। जब ये 7 दिन हो जाए, तो अग्नि उसके बाद थोड़ी सी बढ़ जाए, तो फिर लाजा मंडप या बिलिपि, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, अभी मैं कुछ और आपको इसके साथ अर्जुमेंट्स बताता हूँ जो कि साथ में हम देते हैं। पंचामृत परपटी, पंचामृत परपटी प्लस अष्टचूर्ण, कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड कॉम्बिनेशन है, अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छा रिजल्ट मतलब आप कहो कि एक तो अष्टचूर्ण भी अब्जॉर्प्शन करता है अच्छी सी, माल अब्जॉर्प्शन की बेस्ट मेडिसिन अष्टचूर्ण। गृहिणी में अगर माल अब्जॉर्प्शन हो रही है
तो उसकी बेस्ट मेडिसिन, अगर आपके न्यूट्रिएंट फीकस मैटर में बाहर निकल जा रहे हैं, आप जो बेशक अच्छा खाना खा रहे हो लेकिन सब बाहर निकल रहा है, तो अष्टचूर्ण। हम पूछते हैं ना पेशेंट से कि आपके स्टूल में अनडाइजेस्टेड फूड तो नहीं आता, है ना? तो अगर अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है तो मतलब माल अब्जॉर्प्शन में पेशेंट जा रहा है, उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन कम होगा, है ना? तो ये सारे लक्षण माल अब्जॉर्प्शन के हैं गृहिणी रोग में अगर हो रहा है। तो पंचामृत पर्पटी प्लस अष्टचूर्ण बेस्ट कॉम्बिनेशन बनती है अगर आप ये देते हो। कुछ केसेस में पंचामृत पर्पटी, पंचामृत PP लिख लेता हूँ मैं, पंचामृत पर्पटी और यशत बसम भी देते हैं हम इंटेस्टाइनल टीबी में। बाकी अ, कुछ वैद्य पंचामृत पर्पटी प्लस अम्ल द्राक्षादि कषाय भी देते हैं। दैट इज अप टू देयर विजन कि मतलब विजन कह लो कि या तरतम का अनुबंध इस तरीके से हो गया है कि पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा सा कफ भी है पूरा और अम्ल पित्त हो रहा है, तो आप इसको द्राक्षादि कषाय के साथ दे सकते हो, है ना? लेकिन बहुत कम कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है, बहुत कम, बहुत रेयर। सो इस तरीके से हम इस जो एक वंडरफुल मेडिसिन है, जो एक ज़बरदस्त मेडिसिन है जो कि नॉर्थ इंडिया की प्रैक्टिस तक ही लिमिटेड रही है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। परपटी कल्पना है तो गृहिणी तो बीच में इन्वॉल्व है ही है, तो ही परपटी कल्पना है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप इसको समझ के चलोगे तो आप देखोगे कि आप क्योंकि जब जैसे हम आगे ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको ध्यान में रखना, हम बड़ी सारी कॉम्बिनेशंस में इसको देते हैं कुछ केसेस में, ठीक है? तो दिस इज ऑल वोट फॉर पंचामृत पर्पटी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क। और अपनी रेटिंग्स, अपनी फीडबैक जरूर दीजिए करें। ग्रुप कोर्स के लास्ट में रेटिंग का ऑप्शन होता है, सो दैट कि आपकी रेटिंग से कोई और भी मोटिवेट हो। जो भी आपको जेन्युइन लगता है वो अपनी ज़रूर रेटिंग दीजिए अपने कोर्स के एंड में। कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेरी रिलेटेड टू दिस ड्रग ओनली? हाँ हाँ, पंचामृत पर्पटी में कुछ वैद्य यशत भस्म और वंग भस्म आई थिंक डालते हैं, है ना? कुछ वैद्य करते हैं यूज़ उसका, पर मुझे कभी जरूरत पड़ी नहीं उसकी, क्योंकि और भी ड्रग्स बड़ी हैं, है ना? तो
कुछ नाग भस्म भी डालते हैं, कुछ वंग डालते हैं। वंग हाँ, वो लोग डालते हैं, है ना। वो अपना अपना है। कोई से भी योग को आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। कोई सा भी योग आप उसको अपने तरीके से बना सकते हो। कोई और क्वेश्चन किसी का? हिंगू और सैंधव, जीरा, ये तीन अनुपान भी काफ़ी यूज होते हैं। अगर वात का अनुलोमन करना है, उधर वात हो रही है, तो जीरक का अच्छा रिजल्ट रहता है। हिंगू और सैंधव अगर डाइजेशन का भी इशू है, और पेट थोड़ा भारी भारी लग रहा है ना, डिस्टेंशन है, तो जीरक और सॉरी सैंधव और हिंगू अच्छा रिजल्ट देगा आपको। अगर इतना वो डिस्टर्ब होगी है बात, और आपको श्वास कास तक की दिक्कत आ रही है, मतलब आपको लग रहा है कि सांस ऊपर ही चढ़ रही है ना, श्वसन वह स्रोतों तक पहुंच रही है, तो जीरक का अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आई थिंक अष्टूर्ण ऑफ साउथ इज हिंगवास्ट, यस यस। अष्टूर्ण इज साउथ में हिंग, नॉर्थ में हिंगवास्टिक बोलते हैं, और साउथ में उसको अष्टूर्ण बोलते हैं। हिंगू और सैंधव कितने पानी में लें? हिंगू 1 से 2 ग्राम, 1 ग्राम सफिशेंट है। सैंधव भी 2 ग्राम तक ले सकते हो। कोई और क्वेश्चन, फाइनल कॉल? ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा पंचामृत परपटी, इम्पोर्टेंट योग था। नेक्स्ट लेक्चर में कोई और इम्पोर्टेंट ड्रग हम देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।